हम लोग एक अधिकार पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने देखा कि एकाधिकारी को अल्पकाल में लाभ भी होता है, हानि भी होता है और सामान्य लाभ होता है। लेकिन आपने देखा कि लॉन्ग रन में एकाधिकारी को केवल लाभ प्राप्त होता है। और वहाँ आपने एकाधिकारी की पूर्ति रेखा के बारे में भी पढ़ा और ये देखा कि उसकी पूर्ति रेखा वास्तव में निर्धारित नहीं की जाती। वह बाजार परिस्थिति, उसके स्वभाव, उसके व्यवहार के आधार पर कुछ भी हो सकती है। कभी कभी वह मांग बढ़ने पर केवल मूल्य बढ़ा देता है, कभी कभी वह केवल पूर्ति बढ़ा देता है और कभी कभी हो सकता है कि वह मांग पूर्ति भी बढ़ा दे और कीमत भी बढ़ा दे। इसलिए कोई निश्चित पूर्ति रेखा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। आज हम लोग देखेंगे एकाधिकारी का, उसके बारे में जो सबसे पॉपुलर कॉन्सेप्ट है वह है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मूल्य विभेद। तो मूल्य विभेद क्या होता है, मूल्य विभेद की आवश्यक दशाएं क्या हैं, मूल्य विभेद कितने प्रकार का होता है, कैसे वो मूल्य विभेद करता है, यह सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो जैसा हमने आपको बताया कि एज़ यूजुअल पूरा का पूरा कंटेंट बहुत ही बेहतर तरीके से स्पष्ट नोट्स के रूप में लिखा हुआ है। हम आपको उसको पढ़ करके समझा देते हैं, फिर उसको चित्र के द्वारा आपको ब्लैक बोर्ड पर एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको समझने में आसान हो जाएगा। कोशिश ये करेंगे वही चित्र बनाएंगे जो इसमें बना हुआ है ताकि आपको कोरिलेट करने में दिक्कत ना हो। ठीक है। देखो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली। देखो, प्रोफेसर AC पीगो ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर में मूल्य विभेद की तीन श्रेणियों का वर्णन किया। प्रथम कोटि का मूल्य विभेद, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। द्वितीय कोटि का मूल्य विभेद, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। और तृतीय कोटि का मूल्य विभेद, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री। जब हम प्रथम कोटि के मूल्य विभेद की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत एकाधिकारी प्रत्येक इकाई अलग अलग मूल्य पर बेचता है और संपूर्ण उपभोक्ता की बचत प्राप्त कर लेता है। द्वितीय कोटि के मूल्य विभेद में इसके अंतर्गत एकाधिकारी बाजार को 2 से अधिक भागों में बांटकर मूल्य विभेद करता है। यहाँ वह उपभोक्ता की बचत का कुछ अंश प्राप्त करता है। तृतीय कोटि का मूल्य विभेद, इसके अंतर्गत एकाधिकारी बाजार को मांग की लोच की भिन्नता के आधार पर बाजार को 2 भागों में बांटकर मूल्य विभेद करता है। अब देखो, बहुत सामान्य सी बात है कि जैसे मान लो कि सपोज करो मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ और ये पहला ग्राहक मेरे पास आता है और हम इतने स्किल्ड सेलर हैं कि हम इसकी साइकोलॉजी को रीड कर लेते हैं और हम ये समझते हैं कि ये जितना परेशान है, जितना उत्सुक है सामान खरीदने के लिए और जितना इसकी तीव्र इच्छा है यह सामान खरीदने की, पक्का है यह इस इकाई के लिए 25 रुपया दे देगा। तो हम उसके उस मनोविज्ञान को पढ़ लेते हैं, जितना वो देना चाहता है उससे उतना ही क्या करते हैं, ले लेते हैं। और आपने उपभोक्ता की बचत में पढ़ा है कि उपभोक्ता की बचत क्या होती है, जो आप देना चाहते हैं और जो आपको देना पड़ता है, विलिंगनेस टू पे एंड एक्चुअल पेमेंट, इसका डिफरेंस उपभोक्ता की बचत होता है। यहाँ क्या हो गया कि जो आप देना चाह रहे थे वही मैंने क्या किया, आपसे ले लिया। इसका मतलब कि आपकी बचत क्या हो गई, 0 है। फिर दूसरी इकाई पर आप 20 रुपया देना चाहते हैं, मैंने आपसे कितना ले लिया, 20 रुपया। तीसरी पर आप 15 देना चाहते हैं, मैंने आपसे कितना ले लिया, 15।
यानी हर इकाई वो उतने में ही बेचता है जितना कि आप देने को तैयार है। तो उपभोक्ता की बचत क्या हो गई? शून्य हो जाएगी। इसे कहते हैं प्रथम कोटि का मूल्य विभेद। दूसरे में कह रहा है क्या कि वह 2 से अधिक भागों में, बाजार को 2 से अधिक भागों में, 3-4 भागों में बांट देता है और हर जगह अलग अलग मूल्य रख लेता है। ठीक है, जैसे तुम एक वैसे भी सामान्य उदाहरण देखो, कभी कभी दुकान पर जाओ, मान लो तुम फल की दुकान पर गए तो सेब वाला 3 जगह रखे रहता है, कहता है ये वाला 100 रुपये किलो, ये वाला 80 रुपये किलो, ये वाला 60 रुपये। किस तरह के सेब के लिए तुम जितना देने को तैयार हो, अगर उतना नहीं तो काफ़ी हद तक आपसे कुछ न कुछ वो क्या करता है, ये बताते ही कि ये 100 रुपये वाला है, ये 80 रुपये वाला है, ये 60 रुपये वाला है, आपके मन में कुछ न कुछ होने लगता है कि यार 100 वाला लगता है ज़्यादा अच्छा होगा ना। एक मनोविज्ञान है। एक ही सामान अगर 2 जगह रख दिया जाए, एक जगह उसकी मात्रा ज़्यादा रहे, एक जगह कम रहे, और वो कह दे कि ये सब अच्छा वाला है 100 रुपये में है, ये खराब वाला है ये 80 रुपये में, जबकि दोनों एक ही है, आप कितना भी मिलाएंगे आपके मन में होगा कि कुछ न कुछ अंतर जरूर है। ये आपका वास्तव में मनोविज्ञान बदल जाता है, आपको ऐसा लगने लगता है कि ये, और यही मनोविज्ञान बदल करके ही एक विक्रेता जो है आपके मन स्थिति का लाभ उठाता है। वास्तव में वो बहुत इकोनॉमिक इशू नहीं है, वो पूरा का पूरा बाजार की पूरी मार्केटिंग अगर आप देखें है तो शुद्ध रूप से आर्थिक क्रियाकलाप, लेकिन आप ईमानदारी से देखें तो इसके पीछे 100% प्रभावित करने वाला कारक कैसा है? वो मनोवैज्ञानिक है, वो साइकोलॉजिकल है, वो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है जो बाजार में वस्तुओं की खरीदारी को प्रभावित करता है। अरे इसीलिए आप देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो तुम किसी दुकान पर गए और कोई शर्ट कपड़ा पसंद कर रहे थे, एक शर्ट तुमने देखी और थोड़ा तुमको कुछ कुछ लग रहा था कि यार इसको लेना चाहिए, फिर लेकिन तुम बहुत स्पष्ट नहीं थे, तुमने इसको हटा दिया, तब तक आपके बगल में बैठा आदमी कहता है ये वाली शर्ट कैसे है? अब तुम तुरंत झटके से, नहीं हाँ इसको हम ले चुके हैं, हम कहाँ ले। ऐसा क्यों होता है? अचानक मन में आता है कि यार ऐसा नहीं बहुत अच्छा है और हम गलत कर रहे हैं छोड़ करके। ऐसा नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसका मतलब हमारी पसंद को वो मुहर लगा देता है, जैसे कहता है कि ये वाला मुझे चाहिए, तो आप फट से क्या करते हैं? अभी तक आप उतना तीव्रता से नहीं खरीद रहे थे जितना तीव्रता से उसको अब आप खरीद ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मनोविज्ञान का असर ज़्यादा है खरीदारी पर, ध्यान दें आप। तो इसी तरह जब वो बाजार को 2 भागों में मांग की लोच के आधार पर बांट देता है, आपने पीछे पढ़ा है कि मांग की लोच में जहाँ लोच ज़्यादा होगी यानी मांग लोचदार होगी, वहाँ मूल्य में परिवर्तन का असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए वहाँ वह कम मूल्य रखता है, मात्रा ज़्यादा बेचता है। और जहाँ मांग बेलोचदार है वहाँ मूल्य परिवर्तन का असर बहुत कम पड़ता है, तो वहाँ मूल्य ज़्यादा रखता है, मात्रा कम बेचता है। तो इस तरह से मांग की लोच के आधार पर वह बाजार को 2 भागों में बांट लेता है। तो अगर अब देखो कैसे इसे तुमको चित्र में बनाते हैं। दिख रहा है? यहाँ देखो ये मांग रेखा है, डिमांड, ये पहली इकाई ये है, P1 उससे लेता भी है और P1 वो देने को भी तैयार है। इसी तरह से फिर दूसरी इकाई क्या करता है, वो ये है, ठीक है। फिर ये तीसरी इकाई ये, फिर ये चौथी इकाई ये P4। इसका मतलब कि प्रत्येक इकाई के लिए वह उपभोक्ता से उतना ही मूल्य ले लेता है जितना मूल्य उपभोक्ता देने को तैयार है, अर्थात यहाँ कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जब वो 2 से अधिक बांट लेता है, दिख रहा है ये, अब देखो ये मांग रेखा है, अब यहाँ वो क्या करता है, एक यह बाजार रख लेता है, एक यहाँ रख लेता है और एक यहाँ रख, यहाँ अगर वो यहाँ रखता है, ये देखो
P1 और P2 P3 Q1 Q2 और तो यहाँ देखो, तो यहाँ वो 3 भागों में बांट देता है बाजार को, और बचत का कुछ अंश वो खुद उससे पूरा नहीं ले पाता है, बाकी दोनों में क्या करता है, बचत का कुछ अंश ले लेता है। तो मूल्य विभेद करता ही इसीलिए है ताकि वह बचत का कुछ अंश प्राप्त कर सके, ठीक है। लेकिन इस मूल्य विभेद का एक नुकसान भी होता है। जैसे मान लो तुम ये चित्र देखो ध्यान से, तुमने मांग रेखा और उपभोक्ता की बचत पढ़ी है, इसको यहाँ समझ लो, ये है, इतना समझ रहे हो ना। अगर P1 कीमत है तो P1 कीमत में वो OQ1 बेच रहा है, उसे कितना प्राप्त हो रहा है, इतना उसे देना पड़ेगा, ठीक है। कुल उपयोगिता ये हो जाएगी पूरी, इतना वो भुगतान करेगा, तो इसे ये क्या होगा, उपभोक्ता की बचत। अब देखो अगर ये हो जाता है मूल्य ऐसे, ये मूल्य हो गया तब, ठीक है। तो अब इसका ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये इसमें क्या करता है, मूल्य कम रखता है और मात्रा ज़्यादा बेचता है। यहाँ मूल्य और कम रखता है, मात्रा और ज़्यादा रखता है। तो वह करता क्या है, इसे इतना पाएगा ना, तो ये पोर्शन क्या हो गया, इतना बच नहीं गया। ध्यान दो, यह पोर्शन इतना भी वो नहीं पाएगा, तो जितना छूट रहा है वास्तव में ये पोर्शन, ये छूट कैसे रहा है कि यही वास्तव में इसका वह नुकसान होता है जो मूल्य विभेद की वजह से जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की कास्ट होती है, मूल्य विभेद की भी लागत होती है जो किसी को नहीं मिलता है, डेड वेट लॉस हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, देखो तो पढ़ तुमको सुनाते हैं। तो ये देखो फर्स्ट डिग्री है, आता है, ठीक है। इसको फर्स्ट डिग्री में तुमने देखा D1, D2, D3, D4, D5 इसमें चित्र में बना हुआ है कि हर इकाई पर वो उपभोक्ता की बचत पूरी क्या करता है, खुद ले लेता है। जब 3 भागों में बांटता है तब देखो, तो इसमें जो ब्लैंक ट्रायंगल है वह उपभोक्ता की बचत को व्यक्त करता है। इसमें देखो यहाँ ये पूरा बचत हो जाएगी, फिर यहाँ ये बचत हो जाएगी, फिर यहाँ, ठीक है। अगर ऐसे जाएगा, ऐसे करेगा, अगर पूरा ये बनाएगा ये, तो ये इतना देना पड़ेगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, पूरा उपभोक्ता की बचत हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद थर्ड में जो है, जब बाजार को केवल 2 भागों में बांटता है, इसको रुको मिटा दे तब बनाए। जो लिखा हुआ है, अच्छा, इसमें X1 X2 लिखा है, वो P1 P2 कोई बात नहीं है। ये देखो यहाँ इसको इतना मिलता है, ठीक है, और इसमें केवल इतना मिलेगा। अब देखो, यदि वह कुल उत्पादन OX2 किसी बाजार में बेचता है, इसको हम X2 वहाँ लिखा हुआ है, जो Q2 लिखा हुआ है, X2 बेचता है, तो उसे कुल इतनी आय प्राप्त होगी, OP2 X2 और यहाँ तक ना D1 मान लो क्या है, इतनी आय प्राप्त होगी। अब कुल उपयोगिता कितनी होगी, OFD-X2, OFD-X2 ये होती है ना, ये इसकी कुल उपयोगिता हो गई इतना उसको बेचने से प्राप्त होगा ये, ठीक है। तो उपभोक्ता की बचत कितनी हो गई, ये पोषण जो बचत क्या हो जाएगा,
उपभोक्ता की बचत हो जाएगी। ठीक है, बचत P2D-F, P2D-F। ठीक है, ये जो OX2 मात्रा दो बाजारों में, ये इसकी जो है, ये इसकी जो है, अगर इसे इतना वो दो बाजारों में बेचना चाहे इतनी मात्रा को, तब क्या करेगा? ये अब यहाँ देखो, अगर वह OX2 एक बाजार में बेचता है तब उसे कुल आय प्राप्त होती है OP2D-X2 ना। अगर इतनी मात्रा बेचे तो इतना कुल प्राप्त करेगा, ये वाला पोर्शन प्राप्त करेगा, यही ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतनी मात्रा है, गुणे कीमत कर दो तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, इतना उसे कुल आय प्राप्त होगी। और ये क्या हो गया, उपभोक्ता की बचत हो गई। ठीक है, अब आगे देखो, अगर OX1 को OP1 मूल्य पर बेचता है, ध्यान दो, OX1 यानी ये वाला फंक्शन, OX1 को अगर OP1 पर बेचता है तब कितना प्राप्त करेगा, इतना ना। और उपभोक्ता की बचत अब कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक लोगे तो केवल इतनी। ठीक ना, तो पहले उपभोक्ता की बचत कितनी थी, इतनी थी, जब ये था तब उपभोक्ता की बचत इतनी थी। ठीक है, अब जब इस पर बेच दिया तब क्या हो गया, उपभोक्ता की बचत कितनी हो गई, यहाँ से मुड़ गया अभी तो केवल इतनी हो गई ना, ये पोर्शन जो बचा। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आ गई ना। अब आगे देखो, अब कुल आय OX1 P1 और D हो गई, यहाँ D लिख दो ये। ठीक है, OX2 मात्रा से जो प्राप्त आय थी वो तुमने लिखा है। अब मूल्य विभेद से लाभ कितना हुआ, जितना लाभ हुआ उतना बराबर हुआ जो हानि हुई उपभोक्ता को, वो किसका लाभ हो जाएगा। मूल्य विभेद जब किया तो उसकी वजह से इतनी हानि हुई, ध्यान दो, पहले इतनी बचत प्राप्त हो रही थी, अब केवल इतनी ही प्राप्त हो रही है ना। तो ये इतना पूरा क्या हो गया, इतनी हानि हो गई, हुई ना। तो ये किसको मिल गया, ये कीमत में वृद्धि के कारण मिल गया किसको, विक्रेता को ना। लेकिन ध्यान दो, एक चीज जो टेक्निकल फंस रही है वो ये फंस रही है कि नुकसान तो हमारा इतना हुआ पूरा ना भाई ये, और विक्रेता को मिला केवल इतना, यही ना। तो ये वाला कहाँ गया भाई, विक्रेता इतना ही बेच रहा है ना, तो OX1 में OP1 का ही तो गुणा करेगा, तो केवल इतना ही ले पाएगा वो है। और जबकि नुकसान तो इतना हो गया ना, यहाँ से पहले उसकी बचत थी पूरी पूरी, अब बचत कितनी हो गई, इतनी केवल। तो ये वाला पोर्शन कहाँ, इतना तो मान लीजिए वो पा गया, चलो कोई बात नहीं, ये तो नुकसान कोई मतलब नहीं, हमसे निकला, इनको मिल गया। लेकिन ये वाला पोर्शन कहाँ गया, ये डेड वेट लॉस है, यही मृत प्राय नुकसान है, कास्ट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। ये मूल्य विभेद की क्या है, लागत है जो बर्दाश्त समाज को करना पड़ेगा। ठीक है, कि वो किसी को नहीं मिलेगा। तो कह रहा है कि यस D-D-, ये जो है यस D-D-, ये क्या है, यही डेड वेट लॉस है जो आपको उठाना पड़ेगा। ठीक है, जो व्यर्थ हो जाती है मूल्य विभेद के कारण, किसी को नहीं मिलती है। अब देखो, यही है कि मूल्य विभेद किसे कहते हैं, किसी वस्तु को जो गुण और मात्रा में समान हो अलग अलग मूल्य पर बेचना मूल्य विभेद कहलाता है। मूल्य विभेद निम्नलिखित कारणों से संभव है, यदि भिन्न बाजारों में मांग की लोच अलग अलग है, नंबर 1। दूसरा, यदि बाजार एक दूसरे से पृथक है,
अर्थात रिसाव, सीपेज की गुंजाइश नहीं है, यदि पुनः बिक्री की संभावना नहीं है। 3 कंडीशन है। आपसे पूछा जाता है कि आप यह बताएं कि मूल्य विभेद क्या है और ये कब संभव है। मूल्य विभेद का मतलब है कि उसी वस्तु, एक ही वस्तु को, जैसे श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने थियरी ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में लिखा कि एक ही वस्तु को अलग अलग खरीदारों को, या यूँ कहो कि धनी और घमंडी क्रेताओं, अधिक मूल्य पर बेच देना ही वास्तव में मूल्य विभेद है। धनी और घमंडी क्यों कहा गया? मान्यता तो यह है कि उपभोक्ता विवेकशील होता है। सामान्यतः हम सब लोग इस बात को पहले से ही मान लेते हैं कि उपभोक्ता क्या होता है? विवेकशील होता है। जबकि अभी मैं कल कहीं भाषण दे रहा था तो मैंने ये बात बताई कि अगर आप पूरा क्रोनोलॉजी देखें विवेकशीलता की, तो आप ये पाएंगे कि सबसे पहले डेटा आता है। डेटा का मतलब होता है सिर्फ कलेक्शन ऑफ फैक्ट। जैसे भारत की जनसंख्या 125 करोड़ है, ये क्या है? सिर्फ डेटा है, इससे और कुछ आप इन्फरेंस नहीं निकाल सकते। लेकिन जब ये डेटा प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस का मतलब जब ये मीनिंगफुल डेटा हो जाता है और आप कहते हैं कि इसमें इतनी महिलाएं हैं, इतने पुरुष हैं, इतने साक्षर हैं, इतने निरक्षर हैं, इतने 45 साल से कम हैं, इतने उससे ज़्यादा हैं, इतने 60 साल से ऊपर हैं, इतने वर्किंग हैं, इतने नॉन वर्किंग हैं। अब ये डेटा क्या हो गया? नाउ इट बिकम्स इंफॉर्मेशन। अब क्योंकि इसका मीनिंग है, इसका मतलब है, जैसे ही आपने कहा कि महिलाएं 60 करोड़ हैं और पुरुष 70 करोड़ हैं, वैसे ही आप समझ में आ जाए, अच्छा इसका मतलब भेदभाव बहुत है, महिलाएं कम है और पुरुष ज़्यादा है। इसका मतलब कि मीनिंग आप निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब 125 करोड़ मात्र को कहा जाता है तब क्या मीनिंग निकालेंगे आप? तो उससे क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा, वो रॉ डेटा है, इट हैज़ नो मीनिंग। तो डेटा को जब प्रोसेस कर लेते हैं तो उसे कहते हैं कि हम अब ये इन्फॉर्मेशन हो गई। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जब आपके ब्लड में डाइजेस्ट कर जाती है, देन इट बिकम्स नॉलेज। तब क्या हो जाती है? नॉलेज हो जाती है। लेकिन वह नॉलेज जरूरत पड़ने पर आप फट से इस्तेमाल कर लें। जैसे बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछते हैं, चाहिए बताओ मांग का नियम, तुम खड़े तो सर आ तो रहा था लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हें ज्ञान है कि मांग का नियम क्या है, लेकिन अभी वो तुम्हारे ब्लड में डाइजेस्ट नहीं है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है? आरती। सोच के बताइए क्या क्या नाम है तुम्हारा? तो तुरंत जो निकल जाए, जो ज्ञान तुमको तुरंत बाहर आ जाता है, उसे कहते हैं कि अब वो टैलेंट है। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, देखते हो ना, तो उसमें क्या देखते हैं कि कितना समय कम रहता है और सवाल कोई भी कर सकता है, सवाल कठिन नहीं रहता, समय कितना रहता है। तो वही देखते हैं कितना जल्दी तुम्हारा निकलता है, तुम्हारे दिमाग से कितना जल्दी वो बाहर आता है। तो इसे फिक्स्ड डिपॉजिट और होता है और करंट अकाउंट। तो नॉलेज तुम्हारा फिक्स्ड डिपॉजिट है, पड़ा है वो अगर नहीं निकला टाइम पर तब तो होने से क्या फ़ायदा। और टैलेंट तुम्हारा करंट अकाउंट है, जब चाहे तब निकालो, जब चाहे तब निकालो, जब चाहे तब जमा करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो टैलेंट है। लेकिन इस टैलेंट को, इसका मतलब क्या है कि नॉलेज को अप्लाई कर लेने की क्षमता अगर आप में है, देन यू आर टैलेंटेड। और सबसे बड़ी बात है, जिससे मतलब तुम बहुत टैलेंटेड हो, बहुत बढ़िया ताला खोल लेते हो, ये तो टैलेंट है ये भाई। लेकिन अब तुम रात रात भर घूम घूम कर एटीएम तोड़ रहे हो, तब ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि नॉलेज को अप्लाई करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। नॉलेज को राइट डायरेक्शन में अप्लाई करने की अगर स्किल आप में है, देन यू आर रेशनल। तब आप क्या हैं? विवेकशील है। तो सारे एजुकेशन सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक गुड ह्यूमन वैल्यू का कोई आदमी जो हो, ह्यूमन बीइंग को क्रिएट करना। इसीलिए वैल्यू एजुकेशन की बात की जाती है, मूल्य परक शिक्षा की बात की जाती है कि आपको सिर्फ ज्ञान न दिया जाए, आपको कैसा ज्ञान दिया जाए जो आपको एक अच्छा इंसान बनाए,
आपको ये सब पता हो, आपको ज्ञान भी हो और आप यह भी जानते हो कि इसे हमें कहाँ लागू करना चाहिए, कहाँ नहीं लागू। जैसे पुराने ज़माने में आपको याद है कि वरदान बहुत मिलता था, भगवान खुश हुए जो चाहे मांग लो, लेकिन हर वरदान में यह शर्त रहती थी कि अगर दुरुपयोग करोगे तो काम नहीं करेगा। वही रेशनैलिटी थी, आपको ताकत दी जाती थी, लेकिन साथ में आपको यह नियंत्रण भी दिया जाता था कि ताकत का दुरुपयोग आप नहीं करेंगे। तो आप ताकत का सदुपयोग करें, इसलिए आप एक अच्छे व्यक्ति हों, ठीक है। जैसे इसलिए अच्छे लोगों को अगर आप शक्ति देते हैं, इसलिए अगर सत्ता किसको दी जानी चाहिए? अच्छे व्यक्ति को, क्योंकि व्यक्ति अच्छा होगा तो वो सत्ता का सदुपयोग करेगा, देश के हित में करेगा, आपके हित में करेगा, अपने स्वार्थ में या अपने किसी दूषित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग नहीं करेगा। जैसे वही सत्ता राम के पास भी थी, वही सत्ता रावण के पास भी थी, दोनों के पास बहुत अथाह शक्तियाँ थी, लेकिन शक्तियों का रावण ने दुरुपयोग किया तो रावण का हश्र देखो, और राम ने उसका सदुपयोग किया तो राम का हश्र देखो। रावण का नाम आज तक लिया जाता है तो बुराई के रूप में, राम को आप पूजते हैं, उनका आप सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। तो ऐसा थोड़ा था कि रावण ताकतवर कम था या रावण ज्ञानी कम था, इतना बड़ा पंडित था कि उनके ही पूजा में जाकर के पूजा कराया है ना। ये सब भी बड़े आश्चर्य की बात है कि भाई राम ने जब रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की तो शास्त्रों में ये कहा जाता है कि पूजा किसने कराई? रावण ने कराई। इसका मतलब इतना बड़ा आदमी था, इतना बड़ा पंडित था, लेकिन काम कैसा करता था? अब आपकी निगाह में, भाई हमारी निगाह में, आपकी निगाह में, समाज की निगाह में गलत रहा होगा, लेकिन वो तो गलत सोच के नहीं किया रहा होगा ना, उसी निगाह में तो ठीक ही रहा होगा, जो उसके अपने उद्देश्य रहे होंगे। और किसी भी पौराणिक कहानी के, किसी भी कथा के बहुत सारे भाव, बहुत सारे अर्थ होते हैं, अपनी अपनी समझदारी भी होती है। जिस रूप में आप उसको लेंगे उसी रूप में आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे आपको लगता है कि रावण ने बहुत गलत किया जो किया, मेरे देखने का दृष्टिकोण हो सकता है कि उसने बिल्कुल सही किया, मेरे अपने कैलकुलेशन होंगे। जैसे मुझे जो समझ में आता है, भाई अगर राम सही में भगवान थे और भगवान के हाथों मरने से स्वर्ग मिलता है और इतने सीधे थे, किसी को मारते ही नहीं थे, छोटी मोटी गलती पे किसी को सजा ही नहीं देते थे, तो कोई मरे कैसे? तो जिसकी इच्छा है कि उनके हाथ से मरे, उसे ऐसा पाप करने की जरूरत है जिसको क्षमा ही नहीं कर पाए, यही ना। तो रावण ने भी दिमाग लगाया कि इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता सीता का अपहरण करने से, तब तो मारेंगे ना। तो उसने दिमाग लगाया, सीता जी को उठा ले गया, और उसने सीता जी के साथ कोई बदतमीजी की नहीं की ना। सीता जी कभी अपमान किया उसने? नहीं किया। इसका मतलब उसका उद्देश्य सीता जी का अपहरण था ही नहीं, तो सिर्फ उनको ले गया उठा करके बस। और इसलिए ले गया कि भाई मरे कैसे बेचारा, उसको मार ही नहीं रहे, मारते ही नहीं, पक्का है ना मारते वो। तो इसलिए वो अपनी मुक्ति का उसने सिर्फ द्वार खोल दिया। तो वो मूर्ख नहीं है, वो बहुत बड़ा पंडित है, ठीक है। उसको आप चाहे जिस रूप में याद करते हो, चाहे उसकी जितनी भर्त्सना करते हो, चाहे उसकी जो बुराई करते हो, वो सब अलग बात है, लेकिन अपना अपना अप्रोच है देखने का। आपको जिस रूप में दिखाई पड़ता है, मुझे इस रूप में दिखाई पड़ता है। मुझे नहीं समझ में आता कि अगर जरा भी दुष्ट रहा होता भाई तो सीता के साथ बदतमीजी किया होता, वो इतनी निष्ठा उसके पास थी तो उनसे तो दूर से खड़ा होता था, कभी उनसे तो कुछ नहीं कहा उसने ऐसी बात जो अमर्यादित रही हो। तो कुल मिलाकर के और सांसारिक दृष्टि से अगर आप देखिए, बिल्कुल ही इसको ईश्वरीय आप मत मानिए। अगर तो भाई किसी की बहन की आप नाक काट लेंगे तो आपके साथ क्यों नहीं वो दुर्व्यवहार करेगा? जैसे आप ही किसी की बहन का कोई नाक काट ले अभी, तो उसकी आप पूजा करेंगे? क्या करेंगे? भाई जितना मेरे बस में रहेगा, ठीक है, हम बहुत अगर बहुत हमारे पास ताकत है तो उसकी भी हम नाक काट लेंगे, और नहीं होगी तो 2-4 थप्पड़ तो मारेंगे ही मारेंगे। तो भाई वो तो इतना ताकतवर था, अगर वह कुछ नहीं करता तो समाज तब उसको, अगर वो कुछ नहीं किया होता तब हम ही लोग क्या कहते, अरे बड़ा नपुंसक था, बताओ उसकी बहन की नाक काट ली गई, कुछ बोला ही नहीं। तो ये समाज तो हर तरह से कहता है। तो उसने दोनों दृष्टिकोण से ठीक किया। उसने सीता जी का अपहरण भी किया तो भाई अपनी बहन का उसने बदला भी लिया,
और इसलिए भी कर लिया चलो इसी बहाने मेरा उद्धार भी हो जाएगा, तो एक तीर से उसने 2 निशाने साध लिए। तो वो ज़्यादा बुद्धिमान है, इसको आप बहुत हल्के मत लीजिए रावण को, ठीक है। और भाई भगवान राम थे तो भगवान के हाथों मर भी गया वो। और कथाकार या कहानीकार तो यहाँ तक कहते हैं कि जब उसने रामेश्वरम में शिवलिंग की पूजा कराई तो गुरु दक्षिणा का समय जब आया तो उसने राम ने कहा कि आप दक्षिणा मांग लीजिए। तो उसने कहा मैं आपसे अकेले में दक्षिणा मांगूंगा। तो लक्ष्मण थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव के थे, कहे अकेले में क्यों? क्योंकि वो रावण को समझ रहे थे खुराफाती बहुत है, कुछ भी मांग सकता है। उसने जब भगवान शंकर से लंका ही मांग ली, गया था गृह प्रवेश कराने उनका, तो कुछ भी मांग ले, पता चले भगवान जी से उनका सर्व ही मांग ले, काट कर दीजिए हमको, तो देना भी पड़ेगा भाई, उस शास्त्रों का विधान है, गुरु दक्षिणा आपको देनी ही पड़ेगी। खैर, तो उसमें हुआ क्या कि कहते हैं कि उसने यही पूछा हमको आप कब मारेंगे, और उसी ने बता दिया था उनको कि मैं ऐसे मरूंगा। जो आरोप लगता है विभीषण ने बताया। अब ऐसा भी है, जगह कथा बांटने वालों ने कहा कि उसने खुद ही बता दिया था उनसे कि हम ऐसे मरेंगे और हमको आप कब मारेंगे। तो भगवान जाने, अब ये सब चीज़ें तो बहुत ही विचार विमर्श की नहीं है, श्रद्धा भक्ति की है, मानो तो मानो, न मानो तो न मानो, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन ठीक है, जिस चीज़ को मानने से समाज का कुछ बुरा नहीं होता है, कुछ अच्छा ही। जैसे भगवान राम को चाहे जिस रूप में मानिए समाज का भला ही है, भाई के रूप में मानिए, पिता के रूप में मानिए, पति के रूप में मानिए, बेटे के रूप में मानिए, राजा के रूप में मानिए, दो मित्र के रूप में मानिए, हर रूप में उन्होंने अच्छा ही किया है। तो ठीक है, उनको मानने में क्या बुराई है, थे नहीं थे, क्या सही है क्या गलत है, इस पर बहुत विवाद करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए विवेकशीलता बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसमें जो मान्यता है कि कब लागू होता है, तो एक तो है कि बाजार में मांग की लोच अलग अलग होनी चाहिए। दूसरा, बाजारों में रिसाव नहीं होना चाहिए। रिसाव का मतलब ऐसा ना हो कि आप ओलंगज और लाइन बाजार में कोई सामान ओलंगज में 10 रुपये मिल रहा है, लाइन बाजार में 6 रुपये में, तो अगर आप 6 रुपये वाला खरीद के 10 रुपये में जाकर वहाँ बेच सकते हैं, ऐसा है, तो 2-4-6 घंटे में ये विभेद क्या होगा, खत्म हो जाएगा, रिसाव है। तीसरा है पुनर्बिक्री की संभावना, रीसेल की संभावना नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने खरीदा और मैं ही उसको बेच दूँ दूसरे को, अगर ऐसा आसानी से हो जाए तब भी मूल्यभेद नहीं हो सकता है। जैसे मान लो मैं गिर गया, मेरा पैर टूट गया, प्लास्टर लग गया पैर में, और मेरा पैर ठीक होते होते तब तक तुम गिरे, तुम्हारा पैर टूट गया मान लो, और अगर मैं अपना खोल के तुमको बांध देता वही प्लास्टर, तब कोई मूल्यभेद नहीं हो सकता था। लेकिन चूंकि यह संभावना नहीं है, इसलिए उतना ही पैर टूटने पर हो सकता है कि मेरा प्लास्टर अस्पताल में डॉक्टर मुफ्त में कर दे, और हो तुमसे हो तो 50,000 रुपया ले ले। अब करता ही है, जिससे परिचय होगा, जिसका कोई माध्यम होगा, जिससे कोई सिफारिश होगी, कम ले लेगा, ज़्यादा ले लेगा। अब कितना ले लेगा, किसी अलग अलग आदमी से कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि इसका वास्तव में मूल्य क्या है, और वास्तव में और तुम कहीं उसको न बेच सकते हो, न कहीं वो अलग से मिल सकता है। तो ये मूल्य विभेद के मुख्य रूप से कारण है। अब देखो मूल्य विभेद वो दो बाजारों में करता कैसे है। अगर मान लो दो बाजार हैं जहाँ ये माना जाता है कि बाजार में मांग की लोच अलग अलग है। अब थोड़ा चित्र को तुम ध्यान से देखना, चित्र बहुत साफ साफ उसमें बना हुआ है। तुमको पहले यही हम समझा दे रहे हैं, तब बनाएंगे तो तुमको सुनने में आसान रहेगा। मूल्य विभेद ये देखो इसमें है, दो इसमें बाजार दिखाया गया है, एक AR1, AR2, MR1, MR2। AR1 जो है वहाँ मांग लोचदार है और AR2 में मांग बेलोचदार है। ठीक है, AR1 के साथ MR1 बनाई गई है और AR2 के साथ MR2 बनाई गई है। AR1 AR2 को जोड़ करके सिग्मा AR बनाया गया है और MR1 MR2 जोड़ करके सिग्मा MR बनाया गया है। सिग्मा MR और एक MC बनाई गई, तो MC सिग्मा MR को जहाँ काटती है वहाँ तो कुल उत्पादन तय होता है, और वह MR और MC का संतुलन बिंदु जो है वह ऊपर जाने पर कीमत तय करता है। ठीक है, एक जगह और वह जो सिग्मा MC रेखा है उसको जब हम Y अक्ष की तरफ ले जाते हैं तो दोनों MR1 MR2 को जहाँ काटती है वहाँ अलग अलग दोनों बाजारों में उत्पादन की मात्रा, और ऊपर ले जाते हैं तो AR1 और AR2 को जहाँ काटती है वहाँ दोनों बाजारों में
मूल्य निर्धारित होता है। इस चित्र में देखो, एक अधिकारी का संतुलन MC बराबर सिग्मा MR है। यहाँ अधिकतम उत्पादन और अधिकतम लाभ का बिंदु तय होता है। मूल्य विभेद न होने की दशा में उत्पादन OX है और कीमत OP है। विभेद की दशा में AR1 में उत्पादन MR1 OX1 तथा कीमत OP1, AR2 में उत्पादन MR2 बराबर MC बराबर OX2 तथा कीमत OP2 है। स्पष्ट है कि AR1 अधिक लोचदार है, अतः एक अधिकारी यहाँ कम कीमत रखकर मात्रा अधिक बेचकर लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है। AR2 बेलोचदार है, इसलिए एक अधिकारी वहाँ उत्पादन कम तथा कीमत ऊंची रखकर लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है। अब देखो, ये तुम बहुत आसानी से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? सही। अब देखो, ये कह रहा है कि AR1 है, ध्यान से देखो, वही बिल्कुल एग्जैक्ट रिपीट करेंगे जो उसमें बना हुआ है। AR1 है, इसकी यह रेखा MR1 है, ठीक है। ये देखो AR2 है, MR2 है, ठीक है। कह रहा है कि हम सबको सिग्मा AR और सिग्मा MR, तरीका यह है कि यहाँ से ये लाइन खींचते नहीं है, अपनी सुविधा के लिए एक सीधे होनी चाहिए। यहाँ से हम इसके समानांतर जब खींचते हैं इसको, ये सिग्मा AR हो जाती है। क्या हो जाती है? यानी हम इतने में इसको जोड़ देते हैं। कैसे बनती है? हॉरिजॉन्टल समेशन करते हैं, यहाँ तक तो इसका हो गया और इसमें इतना हमने जोड़ दिया तो क्या हो गया, थोड़ा ये यहाँ आगे आ गया, ठीक है। तो और फिर इसमें जब इसके EMR को, जब इस EMR में यहाँ इसके लिए बनाते हैं इसको ऐसे, ये हो जाता है सिग्मा MR। हमने दोनों को जोड़ करके सिग्मा AR और सिग्मा MR बना दिया। यह है तुम्हारी MC रेखा, ठीक। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ 2 AR और 2 MR बनी है। दोनों को हमने जोड़ करके सिग्मा AR कर दिया और सिग्मा MR कर दिया। और MC सिग्मा MR को यहाँ काट रही है। कहाँ काटती है? ये यहाँ काट रही है। तो सिग्मा MR बराबर MC जहाँ होगा, तुमने देखा अभी कि वही उत्पाद संतुलन का बिंदु होगा। क्या होगा? तो ये इतना मात्रा OX बिकेगी कुल, दोनों मिला करके। अगर बिना मूल्य भेद को बेचना हो तब इस वाली कीमत पर इतने में बिकेगा। ये रेखा, तो ये P कीमत है और OX मात्रा है। ये बिना मूल्य विभेद के बिकेगा, ठीक है। अब हमको जानना यह है कि वह दोनों बाजारों में कितना कितना बेचेगा, इस पूरी मात्रा को कैसे बांटेगा और दोनों बाजारों में कितना कितना मूल्य वसूलेगा। वह जानने के लिए हम MC MR जहाँ काटते हैं, यहीं से एक ऐसे रेखा खींच देते हैं Y अक्ष पर, ठीक है। और ऐसा करने पर अब यह रेखा दोनों बाजारों के MR को जहां काटती है, यही लाइन आपको याद रखने वाली है। अब ये MC हो जाती है। क्या हो जाती है? MC हो जाती है और दोनों के EMR को, यानी इस EMR को यहाँ काट रही है और इस EMR को यहाँ काट रही है। यही ना? दिख रहा है क्या? दिख रहा है। तो अगर हम इसको यहाँ काटने को, यहाँ कुछ लिखा है क्या इस पर? नहीं, इसमें तो नहीं लिखा है। ये देखो, हम इसको लिख देते हैं, मान लो यहाँ E1 लिख देते हैं और यहाँ E2 लिख देते हैं। तो यह रेखा इस EMR2 को E2 पर और EMR1 को E1 पर काट रही है। तो अगर इसको तुम यहीं से नीचे गिरा दो तो यहाँ कितनी मात्रा बेचेगा, और इसको अगर ऊपर ले जाओ यहाँ, तो यहाँ दूसरे बाजार की कीमत P2 हो जाएगी, यह मात्रा क्या हो जाएगी?
एक्स। यहाँ इसमें मात्रा x1 बेचेगा और कीमत ये रखेगा यहाँ, ठीक है। यहाँ हो जाएगा तुम्हारा P। तो अब देखो जहाँ ढाल ज़्यादा है वहाँ वो मात्रा भी ज़्यादा बेच रहा है और मूल्य भी कम ले रहा है। जहाँ ढाल कम है वहाँ मात्रा कम बेच रहा है और मूल्य ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। तो यह तुम्हारा मूल्य विभेद है, जहाँ दो भिन्न भिन्न बाजारों में जहाँ मांग की लोच अलग अलग है वहाँ विक्रेता जहाँ मांग बेलोचदार है वहाँ मूल्य ज़्यादा रखता है और मात्रा कम बेचता है। जहाँ मांग लोचदार है वहाँ मूल्य कम रखता है, मात्रा ज़्यादा रखता है। इस तरह अपने लाभ को अधिकतम करता है, ठीक है। ये इसमें व्याख्या लिखी हुई है, तो लोग इसमें जो चित्र बना है वही बनाना। अब देखो एक सवाल आता है कि अगर कोई एकाधिकारी एक से अधिक फर्म से उत्पादन कर रहा है, मल्टीपल प्लांट प्रोडक्शन कर रहा है, तो बाजार में संतुलन कहाँ होगा, वो कितना उत्पन्न करेगा, उसे किस मूल्य पर बेचेगा, ठीक है। इसको पढ़ के सुना दें, सामने देखो समझ में आएगा। यदि एकाधिकारी कुल उत्पादन कई प्लांट जिनकी लागत संरचना अलग अलग है के माध्यम से कर रहा है, तब वो संतुलन में तब होगा जब MR बराबर MC1 बराबर MC2, अर्थात MR बराबर सिग्मा MC। अगर कई फर्म हैं तो जितनी फर्में हैं सबके हम MC को जोड़ लेंगे, वो सिग्मा MC हो जाएगी और वह MR को जहाँ काटेगा वहीं उत्पादन की मात्रा तय होगी। तो यहाँ अगर मान लो दो फर्में हैं MC1 MC2, तो उनको जोड़ करके हमने सिग्मा MC किया, AR और MR दी हुई है, तो सिग्मा MC अगर MR को E बिंदु पर काट रही है तो हम वहाँ से जब y अक्ष पर एक लंब डालेंगे तो MC1 और MC2 को जहाँ काटेगी वहाँ दोनों की उत्पादन मात्रा हो जाएगी। और अगर हम MC से ऊपर ले जाएंगे तो वह AR को जहाँ काटेगी वहाँ कीमत हो जाएगी, जैसा कि हम हर जगह देखते आए हैं। तो अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एकाधिकारी सर्वप्रथम कुल उत्पादन तथा कीमत क्रमशः OX तथा OP निर्धारित करता है। एकाधिकारी प्रत्येक प्लांट से कितना उत्पादन करेगा यह जानने के लिए E बिंदु से y अक्ष पर एक लंब इस प्रकार डालते हैं कि MC1 तथा MC2 को काटे E1 तथा E2 बिंदु पर। E1 तथा E2 बिंदु से x अक्ष पर लंब डालकर प्लांट MC1 का उत्पादन OX1 तथा प्लांट MC2 का उत्पादन OX2 ज्ञात कर लिया जाता है। अतः OX बराबर है OX1 प्लस OX2। चूँकि मांग वक्र एक ही है इसलिए कुल उत्पादन OX1 प्लस OX2 को एकाधिकारी एक ही कीमत OP पर बेचेगा। ये देखो दिख रहा है इसमें, ये देखो यहाँ कह रहा है कि ये AR दी हुई है, ये उसकी MR दी हुई है। कह रहा है कि वह MC1 एक प्लांट है, MC2 दो प्लांट है, दो प्लांट से उत्पादन कर रहा है। अब हम उत्पादन की मात्रा और मूल्य जानने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, कहीं से भी आप डाल करके यहाँ से सिग्मा MC हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे तो हॉरिजॉन्टल समेशन कर लेंगे, ठीक है। अब ये सिग्मा MC जो है वह EMR को यहाँ काट रहा है, यहाँ यही वो कह रहा है कि जहाँ काटेगा वहाँ उत्पादन तय हो जाएगा OX। कितना तय हो जाएगा OX। और इसी को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो कीमत को जहाँ काट देगा वहाँ क्या हो जाएगा कीमत। तो एकाधिकारी उत्पादन इतना है और उसी मूल्य पर इतना है वो बेचेगा।
क्योंकि एक ही ए आर है इसलिए कोई विभेद नहीं करेगा। लेकिन अब इस OX की कुल उत्पादन को कितना MC1 प्लांट से उत्पन्न करेगा, कितना MC2 से प्लांट से उत्पन्न करेगा, ये हमें कंफर्म करना है। तो हम यहाँ से एक y अक्ष पर लंब डाल देते हैं। लिखा है ना आपको नोट्स में, हमने लंब डाल दिया। अब ये MC1 को यहाँ काट रहा है तो उत्पादन OX1 इससे करेगा, इससे कितना करेगा, OX2 करेगा, और OX1 प्लस OX2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, OX हो जाएगा। और इसको किस कीमत पर बेचेगा, OP पर बेच देगा। ठीक है। तो इस तरह का वो मल्टी प्लांट प्रोडक्शन करता है तो वह कितनी उत्पादन की मात्रा करेगा और कितना किस मूल्य पर बेचेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो एक इसमें तीसरा चित्र है। भीड़ से मत घबराना, भीड़ से मतलब नहीं है, वो इतना सारा ये जो बना हुआ है, बस इसी में ये जोड़ देना है कि दो बाजारों में वह कितना कितना मात्रा बेचेगा और क्या क्या उससे मूल्य लेगा। मूल्य विभेद भी करना है ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मूल्य विभेद। तो अब वह कि कितना कितना किस प्लांट से उत्पादन करेगा और कितना कितना दो बाजारों में वह बेचेगा और कितना उससे मूल्य लेगा। सवाल आता है कि दो बाजारों में मूल्य विभेद की उस स्थिति की व्याख्या कीजिए जहां फर्म एक से अधिक प्लांट के द्वारा उत्पादन करती है। तो दोनों प्लांट से उत्पादन कितना करेगी और उसे दोनों बाजारों में कितना बेचेगी और उसे कितना कितना उससे मूल्य लेगी। ठीक है, तो इससे पहले तुमको हम पढ़ के सुना देते हैं, समझा देते हैं, ताकि तुमको इसमें देखने में दिक्कत ना हो। फिर यहाँ से हम अब देखो इसमें दो बाजार हैं, AR1 AR2, दोनों के दो MR हैं, MR1 और MR2। दो प्लांट है MC1 MC2। तो सिग्मा MR हमने निकाला और सिग्मा MC निकाला। तो सिग्मा MR सिग्मा MC जहाँ बराबर हुए वहाँ क्या हो गया, उत्पादन का हो गया। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक y अक्ष पर लंबवत रेखा खींचो। यह MC1 MC2 को जहाँ काटेगा वहाँ उत्पादन हो जाएगा, MR1 MR2 को जहाँ काटेगा वहाँ उस बाजार में भेजने वाली मात्रा हो जाएगी। और वही MR2 से ऊपर उठा दोगे तो जहाँ AR1 AR2 काटेगी वही कीमत है। इतना ही सिर्फ है। इसमें देखने में जरूर बहुत भीड़ लग रहा है, वो अलग बात है, तो भीड़ से घबराने की जरूरत। तो इसमें लिखा है कि सिग्मा MC बराबर सिग्मा MR बराबर OX है, कीमत OP है। प्लांट MC1 का उत्पादन OX1 है, MC2 का उत्पादन OX2 है, AR1 में बिक्री OM2 है, AR2 में बिक्री OM1 है, AR1 में कीमत OP1 है और AR2 में कीमत OP2 है। बस, तो ये इसमें करना कुछ नहीं है, बहुत आसानी से तुमको आ जाएगा, बस केवल ध्यान लगाने की जरूरत है। ये देखो चित्र है, आ रहा ही नहीं। ये देखो तुम्हारी AR1 और MR1 है, AR1 और MR1। ये है AR2 MR। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? दो बाजार है, दोनों का ढाल अलग अलग है, दिखने से लग रहा है ये बेरोजगार है और ये लोजदार। ये देखो MC1 है, MC2 है और ये सिग्मा MC है। यहाँ भी ये क्या करो, ऐसे ऐसे कर दो तो ये हो गया सिग्मा AR हो गया और ये सिग्मा MR। ठीक, यहाँ तक तो हम लोगों ने पीछे बनाया ही है, अभी हमने कुछ इसमें नया नहीं किया है। अब ये सिग्मा MC रेखा कह रहा है सिग्मा MR,
यहाँ देखो सिग्मा एम सी क्या कर रहा है, सिग्मा एम आर को यहाँ काट रहा है, यानी उत्पादन की मात्रा कितनी होगी, ओ एक्स। यही तो हमने पढ़ा ना पीछे। अब बस इसको सिर्फ ये करना है कि यहाँ से चुपचाप ऐसे खींच दो, खींच दिए। अब ये MR1, MR2, MC1, MC2 को जहाँ जहाँ काट रही है वही बिंदु तुम देख लो। पहले हम लोग देखते हैं MC1 को कहाँ काट रही है। MC1 को यहाँ काट रही है ना, MC2 को कहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है, ठीक है। तो MC1 का मतलब यह है X1 मात्रा MC1 से उत्पन्न कर रहा है, यह मात्रा किससे उत्पन्न कर रहा है, MC2 से उत्पन्न कर रहा है। अब एक MR1 यहाँ है और एक MR1 यहाँ है, ठीक है ना, देख रहे हैं। एक ये आ रही है तो इसको यहाँ काट रहा है ना, ये देखो यहाँ, और एक यहाँ है तो ये इधर इसी पर मान लो बाई में कट जा रहा है, कोई बात नहीं, तो यहीं कट जा रहा है। ऐसा भी होता है तुम्हारा कहीं और अगल बगल भी काट दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना, तो अब यहाँ क्या है कि प्लांट C1 से उत्पादन इतना कर रहा है, C2 से उत्पादन इतना कर रहा है। अब यह जो MR1 है ये, इसको यहाँ का अगर काट रहा है मान लो, तो उतना वहाँ बेच रहा है, लेकिन उसे मूल्य कितना लेगा, ये यहाँ लेगा P1 लेगा, ठीक है। यहाँ कितना बेच रहा है, इसको यहाँ काट रहा है, देखो कम बेच, और इसे कहाँ ले जाएगा, यहाँ। तो यहाँ मात्रा कम बेचेगा और कीमत ज़्यादा लेगा, यहाँ मात्रा ज़्यादा बेचेगा, कीमत कम लेगा। 2-3 बार 4 बार बनाओगे तो तुमको और अच्छा बनने लगेगा, और ये जान जाओगे कि कैसे बनाएं, तो साफ साफ अलग अलग कटे उटे भी। ये तो एक बार झटके बनाने पर कभी कभी नहीं बन पाता है, कोई ऐसा है नहीं कि रटा हुआ है वैसे बन जाएगा। 2-3 बार बनाओगे, जैसे उसमें चित्र में देखो तो बहुत साफ साफ अलग अलग सब कटा हुआ है ना। ये देखो यहाँ X1 की अलग मात्रा है, M1 की अलग मात्रा है, X2 की अलग मात्रा है, M2 की अलग मात्रा है। तो वो सिर्फ इसलिए है कि हल्का सा बनाने में, जैसे ये रेखा जो सीधे ऐसे आ रही है ये वाली, इसको थोड़ी सी और इधर कर देते या थोड़ी सी इधर कर देते, क्या हो जाता है, दूसरा बिंदु मिल जाता है ना। तो इसलिए कोई बहुत टेक्निकल नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन किसको कहाँ काटेगा। जो असली बात है वो ये है, ठीक है। तो इस तरह से हम मूल्य विभेद करते हैं। चलो।